बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, वीकेंड आपका बेहतरीन गुजरा होगा। और अब वेदर चेंज हो रहा है, बल्कि इनफैक्ट हो चुका है। अब रात के टाइम इनफैक्ट या दिन में भी धूप अगर नहीं है तो जो खुनकी है या सर्दी का एलिमेंट है वो अपनी जगह मौजूद है। सो वार्डरोब ट्रांजिशन का वक्त भी आ गया है एंड आई वाज वंडरिंग कि मैंने भी अब सॉर्ट करना है बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसको उस तरीके से मैनेज करें। अच्छा जी, साथ साथ वीकेंड के ऊपर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें इस तरह से आई हैं कि स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान क्रिकेट समहाउ कुछ शानदार कामयाबियाँ हम समेट रहे हैं। वो शानदार कामयाबियों में जो कौमी टीम है उसने हांगकॉन्ग इंटरनेशनल सिक्सेस टूर्नामेंट में एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। और गुज़िश्ता रोज़ कौमी टीम का जहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने फाइनल में कुवैत को जी 44 रन से शिकस्त दी है और छठी बार फाइनल अपने नाम किया है। दूसरी जानिब हम सब जानते हैं कि फैसलाबाद का जो इकबाल स्टेडियम है वहाँ पर वनडे सीरीज़ हो रही थी, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और T20 सीरीज़ भी हुई थी, वो भी हमने जीती और जो वनडे सीरीज़ है वो भी पाकिस्तान के नाम रही। जबकि टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर रही। काबिल ज़िक्र बात यह कि पाकिस्तान ने अब तक होम ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कोई भी वनडे सीरीज़ नहीं जीत सका था। ताहम साउथ अफ्रीका की सरजमीन के ऊपर गुज़िश्ता 2 सीरीज़ में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। इस जीत पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान की अचीवमेंट पर बात करेंगे। और फिर जो ट्राई नेशन सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे खेलने वाले, श्रीलंकन टीम पहुंच चुकी है T20 सीरीज़ के लिए और ये जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो खेलेगी इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में समहाउ जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इसकी बहाली की जब हम बात करें, ये बड़ा अच्छा खुशाइन चीज़ है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक हमारे पास बहुत सारी इंटरनेशनल टीम्स आई हैं, क्रिकेट रिवाइव हुआ है। बट स्टिल जो हमारा क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है या हमारी टीम की परफॉर्मेंस है या हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं वो समहाउ बहुत तवज्जो तलब हैं और उस पर आज हमने बात करनी है। नवीद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वनडे सीरीज़ जी हमने कामयाबी समेटी, पहला मैच जीते, दूसरा हारे, तीसरा फिर जीत गए। कैसे देखते हैं जी पाकिस्तान की इस कामयाबी को आप? थैंक यू सो मच अर्मला। और पाकिस्तान की कामयाबी जब भी हो तो यकीनन सेलिब्रेशन का दिल करता है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान है जो वो सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ। छोटी बड़ी टीम से नहीं, साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ। जो पिछले दिनों में हमारा गैप से वो कुछ कवर अप होते हुए दिखाई दिया। हमने देखा कि शायद हम अपनी स्ट्रेंथ को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पे डिसीजंस हैं वो किए जाते हैं, उनको उनके ऊपर जो उनकी एग्जीक्यूशन है वो बेहतरीन से की जाती है। तो पाकिस्तान है जो वो जीत की तरफ जा रहा है। अभी बहुत टाइम बाद आपने ये बात पहचानी, पाकिस्तान स्लो विकेट्स के ऊपर अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। हमारी स्ट्रेंथ है स्लो विकेट्स। बदकिस्मती से बहुत टाइम पहले से पाकिस्तान को ये बात लगती थी या पाकिस्तान के बैट्समैन बड़े पावरफुल होते थे, तो वो टीम्स के अंदर और फिर मैनेजमेंट के साथ मिलकर कभी इस बात का फैसला नहीं कर पाते थे कि हम फास्ट ट्रैक ही क्यों बनाते हैं, जबकि फास्ट बॉलर्स हमारे उस तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं या फिर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। गो कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स बहुत तेज़ी के साथ प्रोड्यूस करता था इससे पहले, आजकल थोड़े से कम हो गए। लेकिन अब उन्हें शायद अंदाज़ा हुआ है कि मैनेजमेंट को कि शायद नहीं, हमें दूसरी टीम्स को, स्पेशली साउथ अफ्रीकन को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंडर्स को, ऑस्ट्रेलियंस को, हमें इन ट्रैक्स के ऊपर हम फंसा सकते हैं जो ये साउथ एशियंस के अंदर बनाए जाते हैं, जो श्रीलंका में बड़े मकबूल हैं, बांग्लादेश में बड़े मकबूल हैं, इंडिया पाकिस्तान में बड़े मकबूल हैं। तो हमें इस स्ट्रेंथ को यूज़ करना चाहिए। तो उसी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए आपने देखा कि पाकिस्तान ये ODI सीरीज़ भी जीता है, T20 सीरीज भी जीता है। आप जब स्लो ट्रैक्स थोड़े से बनाए, आपने थोड़ा सा टर्न डाला उनके अंदर, थोड़ा बॉल स्विंग हो रहा था, सीम आपको मिल रहा था जब बॉलर्स को, तो वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। आपने देखा सीरीज़ आपने जो जीती T20 की सीरीज़, पहला T20 आप हारे, फिर बैक टू बैक दूसरे तीसरे में आप बड़े महदूद रखा आपने साउथ अफ्रीकन को। उसकी वजह ये थी कि आपके बॉलर्स ने परफॉर्म किया है, आपने बॉलर्स को उनकी मर्जी की पिचेस दी हैं, वो पैराडाइज बना के दिया है उनको, और वो साउथ अफ्रीकन फंसे हैं उसके अंदर और आप उनको कम टोटल के ऊपर आउट करने में कामयाब हुए और फिर आपने उस टोटल को चेज़ किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान कम से कम अपनी उस चीज़ को, उस ताकत को पहचाने कि जो इनकी असल में स्ट्रेंथ है। देन ODI सीरीज में भी आ जाए, यहाँ पर भी आपने देखा 2 बार 2 इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, 2 मैचेस में, और पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान के बॉलर्स ने परफॉर्म किया। बैट्समैन है जो अभी भी हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। ज़रा सा तेज़ बैट्समैन बॉलर आ जाता है आपको, जिसको आपने ज़्यादा बर्गर को देख लें, जिस तरह से उन्होंने आके टॉप ऑर्डर से जब ऊपर से आके बेहतरीन विकेट्स हासिल किए, तो पाकिस्तान प्रेशर में आया। दूसरे ODI की अगर बात कर लें
तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बैट्समैनों को अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा, उन्हें खेलना होगा तमाम बॉलर्स को, और पाकिस्तान के बॉलर्स ने आई थिंक सो यही आपको इस वक्त सीरीज जिताने में कामयाब हुए, पिचेस आपको सीरीज जिताने में कामयाब हुई। शाहीन शाह अफरीदी ने जो पहली इनिंग्स है उनकी यकीनी तौर पे वो बड़ी कामयाब रही, और 2-1 से आपने साउथ अफ्रीकन को अपने घर के अंदर शिकस्त दी है। देखिए हमने लैक किया टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी, जो लाहौर के अंदर मैच हुआ था टेस्ट में, वहाँ पर भी हम फंसाने में कामयाब रहे, पर रावलपिंडी में आके हम लोगों ने मार खाई। आई थिंक वो पाकिस्तान की थोड़ी सी गलती थी, और अगर आप वो पिंडी वाला मैच बचा लेते तो आज हम ये बात कर रहे होते कि पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ भी पाकिस्तान ने 2-0 से जीती, पाकिस्तान ने ODI सीरीज़ भी 2-1 से जीती, और पाकिस्तान ने T20 भी 2-1 से जीता है। तो थोड़ा सा हमें ठीक है, बट ये है कि पाकिस्तान ने 2 सीरीज़ें वो जीत ली, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। हमें ये ज़रूर देखना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और हमें अपनी स्ट्रेंथ को लेके आगे चलना होगा। अच्छा, ये जो भी आपने बात की ना, काफ़ी अब हम सब्र शुक्र भी कर रहे हैं ना समा नवीद, हमने जो माजी में सूरत हाल देखी अपनी टीम की, उस पर हमें जो जीत मिल रही है वी आर रियली हैप्पी अबाउट इट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ का भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगी, फिर मैं ट्राई नेशन सीरीज़ पे आती हूँ क्योंकि वो T20 फॉर्मेट में हम खेल रहे हैं। ये जो टेस्ट मैचेस हैं समहाउ, ये हमने बहुत दफ़ा बात भी की है कि पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम होती हैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर, कि हम खेलते बहुत कम है, और फिर जब परफॉर्म करने की बात आती है तो हमारे प्लेयर्स का जो फिटनेस है, समहाउ स्टेमिना है, वो उतना नहीं है जो एक टेस्ट नेशन सीरीज़ का होना चाहिए समहाउ। ये भी एक फैक्टर है कि हमें अपनी टेस्ट रैंकिंग या टेस्ट फॉर्मेट में इम्प्रूवमेंट के लिए वी नीड टू प्ले मोर टेस्ट मैचेस। जी बिल्कुल अरमला, बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने। ये देखिए हम स्पोर्ट्स को कवर करने वाले या स्पोर्ट्स पे बात करने वाले लोग हैं, और अगर हम इस चीज़ को इस तरह से महसूस करते हैं तो फिर यकीनन मैनेजमेंट को ये बात सोचनी होगी। देखें FTPs बनते हैं, फ्यूचर टूर प्रोग्राम है जो वो बनते हैं, और जब वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम सेट होते हैं तो हमारे यहाँ रमीज़ राजा साहब ने एक फ्यूचर टूर प्रोग्राम सेट किया था जो अभी तक रिसेंटली चल रहा था, और उसमें भी हमने देखा कि 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ ली जा रही हैं। हमारे साथ बड़े ममालिक हैं, वो टेस्ट सीरीज़ खेलना नहीं चाहते, ज़्यादा हमें टेस्ट मैचेस मिलते नहीं हैं। ज़्यादातर आपने देखा अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन वर्सेस इंडिया थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थे, 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ वो लोग खेलते हैं, और 5 से नीचे वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलते। पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 टेस्ट मैचेस मिल जाते हैं। जब आप अवे सीरीज़ में भी किसी मुल्क में भी जाते हैं 2 से 3 टेस्ट मैचेस मिलते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये सीना कंट्रीज़ हैं जो ये समझती हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा टेस्ट मैचेस हमारे साथ नहीं खेलना चाहिए उससे, क्योंकि जब आप छोटी टीम से खेलते हैं तो आप अपनी मेरा ख्याल है वो ज़्यादा सीखने को आपको नहीं मिलता है। ये बड़ी टीम्स ये समझती हैं, तो हमें टेस्ट में परफॉर्मेंस देनी होगी। मैं यही बात कर रहा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हम 2-0 से जीत लेते तो फिर यकीनन इनकी आंखें खुलती। हुई साउथ अफ्रीका भी आपको ये बात कहता है कि नहीं अब आप हमारे साथ आएँ और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलें। फिर ऑस्ट्रेलिया भी आपको बुलाता, हम ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 टेस्ट मैचेस या 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हार जाते हैं। जब तक आप टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हारते रहेंगे तो बड़े क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा मैचेस मिलेंगे नहीं, ज़्यादा आपके साथ खेलना नहीं चाहेंगे। फिर आपका मैनेजमेंट का भी किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट आपकी कम से कम भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के से नीचे बात ना करे, और यार 3 तो कम से कम मिलने चाहिए आपको, 2 तो कुछ भी नहीं है 2। और जब आप नहीं खेलते हैं और 6-6 महीने आप रेस्ट कर रहे होते हैं, 6-7 मैचेस पूरे साल के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप मैचेस खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है इतने बड़ी क्रिकेटिंग नेशन के साथ ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। और सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है ही टेस्ट मैचेस का ही है, वहाँ से ही आप सीखते हैं, वहाँ से ही आप ग्रोम करके आगे आते हैं। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के साथ जाना चाहिए, और स्पेशली बड़े जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनके साथ आपको बड़े सीरीज़ खेलनी चाहिए। आप बांग्लादेश के साथ 2-3 मैचेस खेल लें, हम खेलते भी छोटे ममालिक के साथ है। वेस्ट इंडीज़ तो आजकल कहीं पे रैंक ही नहीं कर रहा, हम उनके साथ खेल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें बड़ी कंट्रीज़ के खिलाफ टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलने होंगे, सीरीज़ कम से कम 5 मैचेस की खेलनी होगी। अगर 5 नहीं मिलते तो आपको 3 तो ज़रूर खेलने चाहिए, देन जाके आपकी जो टेस्ट टीम है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी और उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, उन्हें मुख्तलिफ ममालिक की पिचेस के ऊपर जाके खेलने का एक्सपीरियंस होगा, तो फिर देन आप जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपका जो पॉइंट है बहुत वैलिड है कि आप नहीं खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो चलें, वो एक पॉइंट्स का एक अलग से चक्कर है, वो आप थोड़े मैचेस खेलेंगे या ज़्यादा खेलेंगे, आपको पॉइंट तो उस हिसाब से मिलेंगे। लेकिन
कम से कम आपको सीखने को मिलेगा। और आपके लड़के जो मौजूद रहते हैं पूरा 6-6 महीने 7-7 महीने घर बैठे रहते हैं, उन्हें कम से कम मुसलसल क्रिकेट मिलेगी और उससे हमारे फॉर्मेट में समहाउ रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी और फिर फिटनेस को लेकर भी जो बातें होती है उस पर भी समहाउ कहीं ना कहीं स्टॉप लगेगा। अच्छा जी, ट्राई नेशन सीरीज़ होने वाली है, आज श्रीलंकन टीम पहुंच चुकी है और जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और श्रीलंका ये सीरीज़ खेलने वाले हैं। इसके लिए हमारी तैयारी आप क्या समझ रहे हैं नवीद, कैसी है और हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा इफेक्टिव होगा? बिकॉज जाहिर है हमारे होम ग्राउंड का मैच तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, रावल पे इस्लामाबाद में तो टीम आ चुकी हुई है और इस्लामाबाद में श्रीलंकन टीम ने कल ही लैंड किया था और बड़ी खुशगवार हैरानगी हुई कि उन्होंने कल लैंड किया और कल ही वो शाम को प्रैक्टिस में भी चले गए। कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पिंडी में प्रैक्टिस कर रहे थे। काफ़ी एक्साइटेड हैं श्रीलंकन्स भी। यकीनन पाकिस्तान तो ज़रूर होगा क्योंकि आप एक ओडीआई सीरीज़ जीत के जा रहे हैं। श्रीलंकन को पाकिस्तान फंसा सकता है। पिचेस अब थोड़ी सी आपको बदलना होंगी। अब आप स्लो विकेट के साथ नहीं जा सकते क्योंकि बड़े मास्टर्स हैं श्रीलंकन स्लोअर वन के, और वो स्लोअर वन जो डालते हैं उसमें आपके बाबर आजम भी फंसेंगे, आपके बड़े बड़े बैट्समैन हैं वो फंसेंगे। ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती है 2-1 से, तो अब इसका प्रेशर होगा श्रीलंका के ऊपर। पाकिस्तान अब 3 मैचेस की सीरीज़ जो श्रीलंका के साथ खेलेगा यकीनन थोड़े से फास्ट ट्रैक के साथ जाएगा और वो फास्ट बॉलर्स पे रिलाई करेगा। गो कि आपके इब्रार ने कमाल की विकेट्स हासिल की हुई हैं, इब्रार को स्पेस तो मिले ही बट आपके फास्ट बॉलर्स मेरे ख्याल में इस मैच के अंदर जाएंगे और श्रीलंका को फंसाने की कोशिश करेंगे। अब 11, 13 और 15 को आई थिंक ये सीरीज़ है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। दिन आपको ट्राई सीरीज़ में जाना होगा विद जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका, तो आपको एक अच्छी मैचेस मिलेंगे यकीनी तौर पे यहाँ रावलपिंडी में भी और लाहौर में भी। बट इससे आपको मिलेगा, मैं समझता था कि शायद ये जो ओडीआई सीरीज़ है इसको आपको T20 सीरीज़ में मुंतकिल होना, कन्वर्ट होना चाहिए था, बट नहीं हुई क्योंकि आगे आपका वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप के लिए आपके अगर 3 मैचेस श्रीलंका के साथ आपको मिल जाते तो बहुत अच्छा होता क्योंकि आपने वर्ल्ड कप जाके श्रीलंका में ही खेलना है। तो वहाँ के पिचेस का भी, वहाँ के जो स्पिनर्स हैं उनका भी आपको अंदाज़ा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चलें, ओडीआई सीरीज़ भी अच्छी है पाकिस्तान के लिए और एक ऐसे वक्त में कि जब आप सीरीज़ जीत के जा रहे हों तो फिर आप अपर हैंड होंगे। पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त मौका होगा ये श्रीलंकन्स जो स्पिनर्स हैं उनको देखने का, उनको खेलने का, उनसे सीखने का, क्योंकि इन्हीं के साथ आपने श्रीलंकन विकेट्स के ऊपर जब जाके मैच खेलना है, शायद 1 या 2 मैचेस आप इनके साथ लगेंगे तो फिर उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना हेल्पफुल होनी है ये सीरीज़। तो मेरा ख्याल है, और स्पेशली ट्राई सीरीज़ है जो T20 फॉर्मेट में खेली जा रही है, वो भी इसमें तब्दीली भी की गई है। कुछ अब्दुल समद को शामिल किया गया है टीम में। समद ने अभी रिसेंटली सुपर 6 भी खेला है और समद की टॉप ऑर्डर के तौर पर उन्हें लाया जा रहा है और समद के साथ में फ़खर जमान को T20 सीरीज़ के अंदर लाया जा रहा है। वो ऑलरेडी रिजर्व के अंदर मौजूद थे। हसन नवाज़ को बाहर किया गया है। हसन नवाज़ को कुछ मैचेस मिले थे, लेकिन मेरा ख्याल है हसन नवाज़ को थोड़े से मैचेस मिलने चाहिए थे और भी अभी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और आपको एक फुल टाइम बैट्समैन है वो चाहिए होगा और आपने इतने मैचेस उनको दिए हुए हैं। हो सकता है वो श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म कर जाते, आपको एक अच्छा बैट्समैन मिल सकता था T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि हसन नवाज़ को उन्होंने रेस्ट दी है, उसकी जगह अब्दुल समद और फ़खर जमान हैं, दोनों टॉप ऑर्डर्स हैं, वो T20 फॉर्मेट के अंदर शामिल किए गए। बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम से के हवाले से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं नवीद, और एक मैच में बाबर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली फिर उस तरह से उनका मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पाया, बट स्टिल शुड वी होप अबाउट इट कि हमें बाबर की एक अच्छी इनिंग्स देखने को मिलेगी? यस सरमला, हमें उन्हें बैक करना होगा। हाँ, हम बैक नहीं करेंगे तो इंडियंस बहुत सारे हैं जो उनको बैक करने को तैयार हैं। हमें भी बैक करना होगा बाबर को। बाबर ने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। अच्छा, रिसेंटली आपने देखा वो जो इनिंग्स उन्होंने खेली है, रन आउट हुए हैं ये लास्ट ओडीआई मैच के अंदर, उसमें भी वो लग रहे थे, वो बड़े जहाना लग रहे थे। वो लग रहा था कि आज वो परफॉर्म करेंगे और वो फिनिश करके ही जाएंगे। फिनिश करके वो जाते, वो रन आउट हुए, मेरे ख्याल में थोड़ी सी गलती की भागने में, लेकिन बाबर उस दिन भी जहाना लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबर हैं वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं। बाबर को वो उस इनिंग्स ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है जिन्होंने 50 स्कोर किया था। तो मेरा ख्याल है बाबर की, अच्छा आपने देखा होगा जब भी बाबर, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि बाबर जब परफॉर्म करते हैं तो टीम जीत रही होती है, क्योंकि वो नंबर 3 के ऊपर आ रहे होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है नंबर 3 की। ऊपर से जब टॉप ऑर्डर आउट होता है, लास्ट ओडीआई मैच में भी आपने देखा फ़खर जमान दूसरी बॉल के ऊपर आउट हो गए हुए थे और वहाँ से आके सहारा दिया था बाबर आजम ने, और बाबर ने खड़े होके जिम्मेदारी ली और उन्होंने कुछ रन स्कोर किए।
रन आउट नहीं होते तो 50 होती यकीनी तौर पे, और रन आउट तो मेरे ख्याल में बस एक थोड़ी सी मिस्टेक थी। बाबर आजम वापस आ रहे हैं फॉर्म में। बाबर जब परफॉर्म करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी जब परफॉर्म करते हैं, ऊपर से आके विकेट हासिल करते हैं, तो फिर पाकिस्तान मैच जीतता है। मेरा ख्याल है बाबर को बैक करना होगा, और बाबर को भी वो जगह मिल गई हुई है। वो जो गिला था उनका कि T20 फॉर्मेट से उनको हटाया गया, वो T20 फॉर्मेट के अंदर भी मौजूद हैं, वो ODI में भी मौजूद हैं, वो टेस्ट सीरीज़ भी खेल रहे होते हैं, टेस्ट मैचेस खेल रहे होते हैं। तो बाबर को भी कोई परफॉर्मेंस खुद से भी देनी होगी, उन्हें क्राउड बैक कर रहा होता है। ये पाकिस्तान का क्राउड है, ये दुनिया का बड़ा अजीब एक क्राउड है। जब अपना खिलाड़ी आउट हो रहा होता है तो वो बाबर के लिए नारेबाजी कर रहे होते हैं। वो प्यार है उनका बाबर आजम के साथ, बट बाबर ने भी ये बात कही है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्यार है और यही बाबर को मेरे ख्याल में बूस्ट दे रहा होता है। तो बाबर को इतनी बूस्टिंग जब मिल रही है, आप टेलीविजन पे बैठ के आप भी सपोर्ट कर रही हैं उन्हें, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम टीवी चैनल्स ऑलमोस्ट सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और अब मौका है बाबर आजम का, वो दुनिया क्रिकेट का अजीम बल्लेबाज जो जिन्हें हम बाबर आजम कहते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो टूटें बाबर आजम के बल्ले से। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मौका है बाबर आजम के पास कि अब वो फॉर्म में वापस हैं। अब पूरी नेशन उनके साथ है, पूरा मीडिया उनके साथ है, तो फिर वो आएँ और आगे छा जाएँ, और स्पेशली ये सीरीज़ में, देन ट्राई सीरीज़, और फिर इसके बाद एक बड़ा टारगेट है पाकिस्तान के लिए, वो T20 वर्ल्ड कप है। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा मौका है बाबर आजम। डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका है और हम सब उनको बैक कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं, बट स्टिल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर स्टार प्लेयर कि वो अच्छा परफॉर्म करे। थैंक यू वेरी मच नवीद, बहुत शुक्रिया। नवीद खोकर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी, और तजिया दे रहे थे क्रिकेट पे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब बात करेंगे अमेरिकी हुकूमत ने एक फ़ैसला करते हुए जो ओबेसिटी है और डायबिटिक जो लोग हैं उसमें मुब्तला जो गैर मुल्की हैं उनको वीज़ा जारी ना करने का ऐलान किया है। जो अमेरिकन महकमा ख़ारजा है उनकी जानिब से दुनिया भर के जो सफारत खाने हैं उनके लिए एक नया हदायतनामा जारी किया गया। उसके मुताबिक ऐसे अफराद जिन्हें तवील मुद्दती इलाज या तबी मुआवनत की ज़रूरत हो सकती है, उनकी जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो मुस्तरद की जा सकती हैं। और इस फैसले को ट्रंप इंतज़ामिया के गुज़िश्ता दौर की जो सख्त पॉलिसीज़ हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, उसका एक कंटिन्यूटी करार दिया जा रहा है। और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम अमेरिका का जो हेल्थ सिस्टम है उस पर बोझ को कम करने और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। ताहम ये फ़ैसला जो इमिग्रेशन के अमल में समहाउ डिस्क्रिमिनेशन एक जो है उसके हवाले से कंसर्न है बहुत सारे लोग, और इंसानी हमदर्दी के असूलों के भी मुनाफी है। क्या कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका सेहत के नाम पर इंसानी बुनियादों को पसे पुश डाल रहा है, और क्या ये फ़ैसला दीगर ममालिक खुसूसन जो तरक्की पजीर ममालिक है उनके शहरियों के लिए दरवाजे बंद करेगा। इसी हवाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक डेवलपमेंट ये है कि पाक अफगान कशीदगी वाला जो मामला है उसमें जो तुर्क वफ्द है वो आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। इस पर बात करेंगे। फॉर्मर एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच नाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। Thank you so much for inviting me to your program. It's always a pleasure. लाइकवाइज मैडम। नाइला साहिबा, ये पहले तो बेस इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं अमेरिका जाने के हवाले से, तो ये दरख्वास्तों को समहाउ रिजेक्शन वाला जो एक मामला है उस पर एक हदायतनामा मुख्तलिफ एम्बेसीज़ को जारी किया गया। मैं थोड़ा सा इस पर आपका तजिया चाहूँगी, कैसे समझती हैं वो जो कंटिन्यूटी जो सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे ट्रंप इंतज़ामिया की? देखिए, आपको मालूम है कि ट्रंप साहब ने हेल्थ केयर पे जो है बहुत कट्स लगा दिए हैं। अमेरिका के अंदर अब हेल्थ सर्विस पे बहुत एक बोझ पड़ गया है क्योंकि उनके कट्स आ गए हैं। वो मिनिमम अब प्रोवाइड कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले तक आप सारी दुनिया के लोग जाते थे अपना इलाज मुआवजे के लिए अमेरिका, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपना बजट काट दिया है तो वो अब उस पर बोझ मज़ीद फॉरेनर्स का नहीं डालना चाहते, क्योंकि लोकल्स को भी जो है वो अब सहूलियात बहुत कम हो गई हैं।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा नायर साहब, अभी जो हम बात भी कर रहे थे कि आपने खुद भी कहा कि जो अमेरिकन हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर एक बोझ है, बट समहाउ ये जो अभी हमने न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शंस भी देखे, इसमें भी ज़हरान ममदानी ने समहाउ बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स को जो अवामी मसाइल से रिलेटेड थे उनको हाईलाइट किया है। डू यू थिंक कि ये जो पॉलिसीज़ हैं इमिग्रेंट्स को लेकर, या वैसे भी जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, यू आर सो राइट कि बहुत सारे लोग इलाज मुआलजे के लिए जाया करते थे, एक समहाउ बेटर अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर, लेकिन जो इंटरनली अमेरिका का सिस्टम है वो क्या इतना केपेबल नहीं है, जो कट्स लगाए गए हैं, और समहाउ ये बहुत सारी चीज़ों को मज़ीद एस्केलेट भी करेंगे विद इन अमेरिका एज वेल। यू राइट, इंटरनली इनको बहुत इसका जो है ना नुकसान भी होगा। आप देखिए जो बाहर से जाते थे हेल्थ के लिए, इनको काफ़ी रेवेन्यू आता था। तो एक तरफ वो कहते हैं मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, और फिर अमेरिका की जो वजह शोहरत थी उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन बहुत अव्वल नंबर पे आते थे, बहुत सी दुनिया के लोग जाते थे। तो वो एक तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, दूसरा इन्होंने क्योंकि हेल्थ केयर पे जो है वो कट्स लगाए हैं, तो अपने लोगों को भी वो नहीं दे पा रहे हैं सहूलियात जो कि बेसिक, जैसे आपने पहले फरमाया था, इंसानी हकूक़ का हिस्सा बनता है, वो भी वहाँ पे जिनके पास पैसा नहीं है उनको महरूम किया जा रहा है। क्योंकि अब जो है वो कहते हैं, हम यहाँ पे एलीट कंट्रोल कहते हैं, वहाँ पे बिलियनियर कंट्रोल कहा जा रहा है कि वो 4-5 जो बिलियनियर्स हैं उनके हाथ में सब कुछ दे दिया गया है, और वो अपने मुनाफे को देख रहे हैं, मुल्क के मुनाफे को या मुल्क की रेपुटेशन को शायद वो उस तरह नहीं देख रहे जैसे कि पहले था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नायर साहब, है एक और पॉइंट, बिकॉज जाहिर है कि हमने हमेशा से इस वेस्ट के या अमेरिका या इन सुपर पावर के हवाले से हम बात करते हैं कि इनके इन ममालिक के अंदर जो हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं या लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से इकदाम हैं, वो हमेशा से कहा जाता था जी कि बड़े बेहतरीन हैं, वो अपने लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक राइट्स देने के हवाले से। विद टाइम ये चीज़ें हमने इंग्लैंड के अंदर भी, यूके के अंदर भी चीज़ ऑब्जर्व की कि उनके हेल्थ सिस्टम पे भी बोझ आया और उन्होंने भी कट लगाए, और उधर भी लोगों को बेसिक हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब यहाँ यूएस के अंदर भी। सो ये भी समहाउ डोंट यू थिंक इट्स अलार्मिंग कि जिन कंट्रीज़ की एग्जाम्पल दी जाती थी आज वो खुद इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, आप ग्लास हाफ फुल भी देख सकती हैं, आप ग्लास हाफ एम्प्टी भी देख सकती हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके डॉक्टर्स दुनिया में मशहूर हैं। जहाँ भी जाएं, चाहे आप अमेरिका जाएं, चाहे इंग्लैंड जाएं, चाहे कहीं और भी जाएं, आपको जो बेस्ट डॉक्टर्स नज़र आते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के ही होते हैं। तो अगर यहाँ पे कट्स और वो दुश्वारियाँ दे रहे हैं, तो हम अपना हेल्थ टूरिज़म बढ़ा सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ की वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है इन्वेस्ट करना होगा, सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करना होगा। तो पाकिस्तान तो दुनिया के टॉप हेल्थ प्रोवाइडर्स में से हो सकता है, और इसमें आपको बहुत रेवेन्यू भी मिलेगा। तो लेट्स लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे कि ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, वी कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हम अपनी हेल्थ जो इंडस्ट्री है हमारी, उसको जो है वो इनकरेज करें और उनको वो चीज़ें दें जिससे आपकी जो है फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यूज़ बढ़े, क्योंकि आपका बजट डेफिसिट हमेशा रहता है। तो लेट्स टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के लिए समहाउ एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अच्छा नायरा साहबा, मेरा अगला सवाल पाक अफ़गान कशीदगी के हवाले से है। पहले हमने देखा था कि मामला जब ट्रिगर हुआ तो इसमें बहुत सारे लोगों ने सालिसी के तौर पे किरदार अदा करने के हवाले से कहा भी और हुआ भी ऐसा। अब जो तुर्क वफ्द है वो आइंदा पाकिस्तान आएगा और इसहाक डार से जो ईरानी हममनसब है उन्होंने भी राबता किया है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखती हैं? मैं इसको बड़े पॉजिटिवली देखती हूँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान को अगर आप देखें तो ये एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट ट्राइबल लॉर्ड्स, वॉरलॉर्ड्स है। तालिबान कोई एक यूनिटी नहीं है, डिफरेंट ग्रोहों की गठजोड़ है।
और उन ग्रोहों के अपने इंटरेस्ट भी अलग हैं, सारे एक ही सोच एक ही फिक्र के नहीं है एज सच। सो अगर उधर से तुर्की प्रेशर देता है, नीचे से ईरान प्रेशर देता है कि ये अपने घर को संभालें, अपनी हुकूमत को इंक्लूसिव बनाएं, अपने अवाम को अपने हकूक दें और पड़ोस में जो है शरपसंदी ना करें। आप देखिए एससीओ में भी सिक्योरिटी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हुई थी और उस पर सबने एग्री किया था और उसमें मुत्तकी साहब को एज ऑब्जर्वर बुलाया गया था और उस वक्त चीन के फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर और मुत्तकी से गुफ्तगू भी हुई थी। लेकिन ये बात एक हाँ करते हैं फिर ना करते हैं, इनका कोई वो एतबार नहीं है। तो बेहतर है कि अब सारे रीजनल अप्रोच, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अभी तक अफ़गान गवर्नमेंट की भी जो रिकग्निशन है उसको रीजनल अप्रोच में छोड़ा है कि जब सारा रीजन इनको वाकई कबूल करेगा कि इनकी हरकत जो हैं वो एक सॉवरेन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वाली हो गई हैं, तब इनकी हुकूमत को हम रिकग्नाइज़ करें, वरना ये अपने मुल्क में भी तबाही मचा रहे हैं और पड़ोस को भी जो है वो अजियत दे रहे हैं। ये जो आपने रीजनल अप्रोच की नायला साहिबा बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समहाउ ये रीसेंट एपिसोड में भी और माजी में भी जो ख़ित्ते का अमन है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन चाहे कोई और इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, या ख़ित्ते के अंदर एक बदअमनी की सूरत हाल पैदा हुई है। और अभी ये जो कभी हाँ कभी ना वाला मामला है कि एक दफ़ा मुज़ाकरात हुए फिर एक डेडलॉक आया और अब फिर दोबारा से ये मामला शुरू हुआ है, इसको सस्टेन करने के लिए जो रीजन के ममालिक हैं जिसमें हम तुर्की का जिक्र कर रहे हैं, आपने ख़ुद भी कहा इनका रोल भी समहाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस बात को मेक श्योर किया जाए कि अफ़गानिस्तान जो चीज़ कह रहा है कमिट कर रहा है उस पे इम्प्लीमेंट भी हो समहाउ, बिकॉज वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में तो है समहाउ। इंडिया की इन्फ्लुएंस पे जिस हद तक है वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज ये किसी के भी नहीं है, ना ही ये अपने हैं। और इंडिया भी जो है वो सिर्फ आपको तंग करने के लिए उनके साथ कर रहा है, वरना आप देखिए बीजेपी के एजेंडा में ये तालिबान के खिलाफ है वो। सो ये सारा जो है वो ड्रामेबाजी है, इसमें कोई इनका सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान के साथ इनकी ज़रूरत है क्योंकि इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री एंड वी आर बॉर्डरिंग देम, तो उनके जो एग्जिस्टेंस है उसमें उन्हें पाकिस्तान की ही ज़रूरत है। इंडिया का तो ये वैसे ही टोपी ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन रीजनल अप्रोच बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो ग्रोह हैं, मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं। तो उज़्बेकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, तुर्की भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। तो हम सबको अगर हम रीजनल अप्रोच करेंगे तो फिर ये शायद सुधरें, क्योंकि एक मुल्क का ये मसला नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे खित्ते का मसला है क्योंकि ये हर जगह शर्तपसंदी कर रहे हैं। ईरान ने भी उनके अपना बॉर्डर बंद कर दिया, उन सारे अफ़गानों को डिपोर्ट किया, हमने तो इज़्ज़त से किया है, ईरान ने तो बिल्कुल दे पुट देयर फुट डाउन, और तुर्की इज़ ऑल्सो डूइंग इट। सो बाकी ममालिक भी कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान भी, ताजिकिस्तान भी, तुर्कमेनिस्तान भी। तो अब अगर सारा रीजन इकट्ठा हो और उसमें जो रीजन की पावर्स हैं जिस तरह चीन और रूस हैं वो भी अगर एक मुस्बत रोल प्ले करें जो वो कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि खित्ते का अमन जो है वो पायदार हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच नायला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नायला चौहान हमारे साथ मौजूद थी, फॉरेन एम्बेसडर। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो कशीदगी जारी है और उसके ऊपर जो तुर्क वफ्द है उसकी जो आमद है उस हवाले से भी अपना तज्जिया दे रही थी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। कराची की टूटी फूटी सड़कों का जहाँ पे हम जिक्र करते हैं उससे मोटरसाइकिल जो राइडर्स हैं उनके लिए बड़े मसाइल हो रहे हैं जी। कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, उसके केसेस में इजाफा हो रहा है। कराची शहर की जो टूटी फूटी सड़कें हैं
और जगह जगह जो गड्ढे हैं उन्होंने शहरियों की ज़िंदगी वैसे भी मुश्किल बना दी है, मगर अब माहिरीन सेहत भी ख़बरदार कर रहे हैं कि ख़राब सड़कें सिर्फ सफरी मुश्किलात का नहीं है बल्कि नौजवानों की जो रीढ़ की हड्डी है, कमर की सेहत है, इसके लिए भी संगीन ख़तरा बन चुकी हैं। अगर कोई कराची में तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा मुसलसल बाइक चलाता है तो उसका जो बॉडी पॉस्चर है उस पर काफ़ी स्ट्रेस होता है। रोज़ाना मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले जो लाखों लोग हैं उनको जो झटके लग रहे होते हैं उसके बायस कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, गर्दन के दर्द के मरीज़ वो पेशेंट्स बन रहे हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची की अहम और मसरूफ़ तरीन जो सड़क है, सिर्फ अगर शाराए फैसल की बात की जाए तो उस पर दर्जनों मकामात पर मोटरसाइकिल चलाने वालों को जो जर्क हैं उनका सामना करना पड़ता है। जो पाकिस्तान ऑर्थोपैडिक एसोसिएशन है और आलमी इदारा सेहत है, उसके आदाद शुमार के मुताबिक जो शहरी इलाके हैं उसमें 40% से ज़ायद जो बालिग अफराद हैं किसी न किसी ऐसी पेन में मुब्तला हैं। और इसके साथ साथ जी एक रिसर्च के मुताबिक कराची में मोटरसाइकिल राइडर्स में 60% जो अफराद हैं लोअर बैक पेन का शिकार हैं। ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी बात है कि वैसे भी आपको सफरी तंगी है समा और बाद में फिर आपको इस तरह के मसाइल हेल्थ रिलेटेड भी हों। इस वक्त डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद है, न्यूरो मस्कुलर स्पेशलिस्ट है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। समहाउ हम सब कहीं ना कहीं टूटी फूटी सड़कों पे सफ़र करने के आदी होते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर आपकी सेहत के ऊपर, आपकी बॉडी पॉस्चर, आपकी बोन्स के ऊपर पड़ा है तो इट्स वेरी अलार्मिंग। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम देखें जो हमारे पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मेजॉरिटी जो है वो हमारे मोटरसाइकिल बाइकर्स की है, क्योंकि वो आसान है, कम खर्च है, तो ज़्यादातर नौजवान नस्ल जो है वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करती है। अब बात आती है कि इस मोटरसाइकिल का अगर सही इस्तेमाल किया जाए, रोड्स को तो आप छोड़ दें, रोड्स तो जैसे भी हैं, आप कभी कच्चे के इलाके में जा रहे हैं, कभी पक्की जगहों पे जा रहे हैं, रोड्स का मसला नहीं। एक्चुअल जो है कि कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो हमें वो तकलीफ कम होती है। हम लोगों को सबसे अहम चीज जो है वो हमारे, जब हम मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो मोटरसाइकिल चलाते वक्त हमारी जो पोजीशन है, बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने बात की बैक पेन की, बैक पेन तो होता ही है, लेकिन बैक पेन के साथ साथ अगर देखें शोल्डर, एल्बो, रिस्ट पेन और उसके साथ साथ नेक, ये सारी चीजें एक दूसरे से एसोसिएटेड है। जब हम मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो हमारा सिटिंग पोस्चर होता है, सिटिंग पोजिशन में हम बैठे होते हैं, और उस वक्त डिस्क, जैसा आपने कहा कि स्लिप डिस्क के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम टीन एजर में होते हैं या बिफोर 25-30 ईयर्स तक जो हमारी डिस्क है, डिस्क एक पानी की तरह का जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो हमारे मोहरों के दरमियान होता है और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो जब हम जवान होते हैं तो इसमें फुल ऑफ मतलब प्रेशर होती है, इसमें पानी जो है उसके अंदर फुल प्रेशर होता है, और थोड़े से भी झटके के साथ, गलत पोजीशन के साथ हमारी डिस्क जो है वो स्लिप हो सकती है। इसीलिए ये होता है कि जब हम तेज बाइक चला रहे हैं, गलत पोस्चर में चला रहे हैं, तो हमारी डिस्क के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। इसमें लोगों को आपने देखा होगा, एक तो जो बाइक चलाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनकी ये होती है कि बहुत स्टाइल में बाइक चलाई जाती है, उसको सफर से ज्यादा, यूटिलाइज करने से ज्यादा उसमें थोड़ा सा जो है एक तो उसमें ओवरलोडेड, कुछ या तो ओवरलोडेड होंगे या फिर उसका पोस्चर खराब होगा। पोस्चर खराब होने में आप सीट पे बहुत पीछे होके बैठते हैं, जो सीट पे पीछे होकर जब हम बैठेंगे और हमारी बैक जो है वो हम स्टिफ कर लेते हैं, जब हमारी स्टिफ बैक होगी तो ऑटोमेटिकली जब कोई गड्ढा आएगा, कोई तो हमारे जो डिस्क है उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट बढ़ेगा। तो सबसे अहम चीज ये है कि थोड़ा सा आप कर्व में अपनी स्पाइन को लेके थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के बैठे, उससे ये होगा कि जब कोई भी झटका आएगा, कोई भी ऐसा बम्प आएगा, तो आपकी बैक के ऊपर डायरेक्टली जो है वो आपकी डिस्क के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी ये चीज है कि आपने अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना। हमने ये देखा कि ये बिल्कुल स्टिफ स्ट्रेट रख के बैठ रहे होते हैं, बिल्कुल स्टिफ नहीं रखना। इसमें आपने थोड़ा सा जो है, हमारी जब हम स्ट्रेट रखते हैं तो हमारी एल्बो 180 डिग्री पे होती है, इस वक्त हमारे मसल्स जो हैं वो
बहुत ज़्यादा स्टिफनेस में आते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम बाइक चलाएं तो हमारा ये एंगल जो है वो एटलीस्ट 70 to 80 डिग्री जो है वो हमने इसको मोड़ा हुआ हो। उसके साथ रिस्ट भी जो है वो हमारी थोड़ी सेमी फ्लेक्स पोजीशन में हो। ये वो पोजीशन है जिसपे हमारी बॉडी का एक एंगल बनता है जिसे अल्फा एंगल कहते हैं। अल्फा एंगल अगर हमारा डिस्टर्ब नहीं होता, जैसे जब भी हम कोई गाड़ी की अलाइनमेंट कराते हैं उसमें एक खास किस्म की बायोमैकेनिक्स होती है, खास स्ट्रक्चर का एंगल होता है। तो इसमें एक एंगल होता है जिसको आपने मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि स्टिफ बैक नहीं करें और आपने थोड़ा सा फ्लक्स होकर गाड़ी चलानी है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर ऑलरेडी किसी को बैक पेन है, ऑलरेडी बैक पेन के पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें उनको चाहिए कि लंबोसेक्रल बेल्ट आती है जो कि आपकी स्पाइन को सपोर्ट देती है। जब आप मोटरसाइकिल चलाएं तो आपने वो बैक पे वो बेल्ट जरूर अप्लाई करनी है। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि जब हम मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो उस वक्त आपने जैसे कहा कि 45 मिनट्स के जो है वो मोटरसाइकिल चलानी पड़ती है, 50 मिनट्स भी चलानी पड़ती है। ये तो एक मतलब एक आम रूल है जो कि हमारा इंटरनेशनल रूल है कि आपने अपने जॉइंट्स पे जो प्रेशर है आफ्टर 20 to 30 मिनट्स जो है आपने अपना प्रेशर रिलीज करना होता है। तो 45 मिनट्स जो है वो इनफ प्रेशर होता है कि आप 30 मिनट के बाद थोड़ा सा आपने बाइक को रिलैक्स किया, खुद रिलैक्स हुए, तो इससे जो है थोड़ी देर के लिए आपका प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा बैक के ऊपर से। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। समहाउ हमारे बहुत सारे अफराद कम्यूट करने के लिए मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी, आपने जैसे ख़ुद भी अपनी बात के आगाज़ में कहा। लेकिन ऐसे में अब हमें नहीं अवेयरनेस के जो लोग बाइक चला रहे हैं कि उन्होंने 20 मिनट बाद रुकना है, ब्रेक देनी है, पॉस्चर कैसा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले तो अपनी जगह, बट समहाउ हम यहाँ सिस्टम पे बैठ के काम करने वालों को या जिनकी सिटिंग जॉब्स हैं उनके हवाले से कहते हैं ये तो बाइक फिर एक ऐसा पॉस्चर है जो कि आपको रोज़ाना के बुनियाद पे कम्यूट करना है। सो इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और जाहिर है एक हद तक ही हम बात कर सकते हैं, बट स्टिल ये समहाउ अवेयरनेस कैंपेन्स कहीं ना कहीं हिस्सा होनी चाहिए। जो लोग बाइक चलाते हैं, अगर इस तरह के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं अब तो। जी बिल्कुल अर्मिला, मसला ये है कि अब जितना हम सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे मेरे तो बहुत हेल्थ अवेयरनेस सेशंस आते हैं। तो हमारा कहने का मकसद ही यही होता है और लोगों को अवेयरनेस हो भी रही है। आप ये देखें, पहले अगर आप रिसर्च के ऊपर जाएं तो जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होती जा रही है। इसी वजह से एवरेज लाइफ जो है एक इंसान की बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न ही यही है कि हमें अवेयरनेस हो गई। और जो पहले प्रॉब्लम्स हुआ करते थे उसकी वजह ही मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होते थे। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि आपके मसल्स, आपकी बोन्स, नर्व्स, लिगामेंट, इनमें प्रॉब्लम्स होते थे जिसकी वजह से इमोबिलिटी होती थी, आपकी मूवमेंट खत्म हो जाती थी और उस वजह से जो है वो आपका हार्ट अटैक्स है, पैरालिसिस है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो इमोबिलिटी की वजह से होते थे। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी वजह से बेहतर हो रही है। अच्छा, एक और चीज इसमें ये बताते जाएं, जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं, सिटिंग में हम मोटर बाइक चला रहे हैं या हम कोई भी एक्सरसाइज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे कोर मसल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, हमारे बैक के मसल्स स्ट्रांग होने चाहिए ताकि कोई भी झटका, कोई भी ऐसी चीज आए तो हमारे मसल्स उसको बर्दाश्त करें। मसल जो है वो प्रोटेक्टर होते हैं हमारे एक्चुअली ना। अब जो लोग हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते और फिर उनके एब्डोमिनल मसल्स, कोर मसल्स का मतलब ये जो आगे पेट के मसल्स होते हैं, अब आपने देखा इतना मतलब वॉक नहीं है, पेट बड़े हो गए, मसल्स वीक हो गए। उसके बाद जो है जब आप, जाहिर सी बात है, जब आपके पेट के मसल्स इतने वीक हैं, आपके बैक के मसल्स वीक है, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आएगा तो आपको पेन होगा। आपने कोशिश करनी है कि 20 मिनट्स की वॉक जो है, जो कि WHO रिकमेंड करती है, 20 मिनट्स की वॉक जो है वो आप 5 डेज इन अ वीक करें। 20 मिनट्स की जो है उसके अंदर एक्सरसाइज ऐड कर लें। उसमें डिफरेंट टाइप की स्ट्रेचिंग्स आ जाती हैं। उसमें आप जब भी आप बाहर निकले, मोटरसाइकिल पे आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो आपने उसके लिए अपनी लेग्स की, अपने हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग, क्योंकि आपके पूरी बॉडी यूज हो रही होती है जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं। आपके लेग के मसल्स, आपके नी के मसल्स, आपकी बैक के मसल्स, ये सारे यूज हो रहे होते हैं। तो इतनी प्रोलॉन्ग पोजीशन में आपके मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं ताकि जब आप मोटरसाइकिल पे होते हैं आपको पसीना भी आता है और फिर जाहिर है आपकी बॉडी जो है तकरीबन 65% जो है वो पानी से बनी हुई है, कंटेंट जो है उसका वाटर है। तो कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहें, एक्सरसाइज को मामूल बनाएं और सबसे अहम चीज ये कि विटामिन D3 का लेवल जो है वो अपना मेंटेन रखें।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत और शुक्रिया। D3 का जी सॉरी, आप क्विकली बता दें। दे नहीं, मैं ये बता रही थी कि विटामिन D3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बोन्स जो है वो कैल्शियम से बनी होती है, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D3 का होना बहुत जरूरी है। तो मेजॉरिटी हमारे 70% जो पॉपुलेशन है उसका विटामिन D3 लेवल बहुत कम है। वो ठीक होगा तो माशाल्लाह बोन्स और मसल्स वो भी आपके स्ट्रांग रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद थी जी। जहाँ पे सड़कों पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मसलों की बात कर रहे हैं कि खड्डे हैं और पता नहीं क्या क्या है, वहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए डॉक्टर साहिबा ने बड़ी डिटेल्ड और एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं। और अगर आप बाइक के ऊपर कम्यूट करते हैं तो आपको अपनी प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो इंतज़ामिया है वो अपनी प्रैक्टिस चेंज करने को तैयार नहीं है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। जब हम थिएटर और फिल्म की बात करते हैं तो ये शोबा हमेशा माशरती मसाइल को उजागर करने के हवाले से और सम हाउ ह्यूमन इमोशंस की रिप्रेजेंटेटिव का एक बेहतरीन ज़रिया रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है कैरन हॉग, जो नॉर्वे की एक बासलाहियत थिएटर और फिल्म आर्टिस्ट हैं, जो पिछले 15 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हैं, बड़ा कामयाबी से अपना काम कर रही हैं। कैरन ने ना सिर्फ नॉर्वे बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर चुकी हैं। इनके प्रोजेक्ट्स में जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको मौजू भी बनाया गया है। उसके साथ साथ वो क्लाउनिंग, फिज़िकल थिएटर और तंज के ज़रिए अपने पैगाम को बड़े मौसर अंदाज में पेश करती हैं। आर्टिस्ट भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उसके तौर पे भी काम करती हैं। और इस वक्त वो पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में शिरकत के लिए आई हैं, जो कराची में हो रहा है। और उन्होंने अपना जो सोलो शो है ड्रीम गर्ल, वो 16 नवंबर को पेश किया है, जो नहायत कामयाब रहा। उनका अगला थिएटर प्ले डिडंट नो दैट अबाउट यू 16 ये है जी, इनको 16 नवंबर को पेश किया जाएगा। और इसके साथ साथ हम इनके हवाले से बात करेंगे, इनके थिएटर प्रोजेक्ट्स के हवाले से। So, Karen, thank you very much and welcome to Pakistan. How is Pakistan treating you so far? Thank you so much. Pakistan is treating me really well. I love being here. This is my second time I'm here and it's great. That's amazing. Karen, you have been working in theatre and film for over 15 years now. So how did your artistic journey begin? Tell us about it. The artistic journey, it began with me being at the national team in horseback riding when I was 16. And I started to make videos about this. And then I started to do comedy videos when I was traveling the world competing with horses. And that got into climate change, a TV series when I was 19. And then slowly, bit by bit, some people brought me into comedy, stand-up comedy. So I've been doing that, impro, and then I have just developed in many ways. That's amazing. So, what first inspired you to choose theatre as a medium to express social issues? You were talking about climate change and, you know, your messages through your videos and your theatre acts. Why did you choose that? So, theatre is one of the few things where you have the focus to the audience 100%. When you write a movie or the screen is something you do at the same time as you're eating, maybe you're at your phone. There's very rarely at this time that you have the full attention to a group of strangers for 1 hour. So for me, that's really what I like with theatre, is that we can create a journey that we also see together, and I know I can kind of guide them in a way where I have a little bit more control than on TV or a film. It's a little bit more random if they actually see everything you made, or if they are seeing it while they are, you know, going to the bathroom. Yeah, so I think the live is
amazing. Yes, I so agree with that. Live is amazing, but you were talking about theatre, that this medium, you require a lot of focus, and you know, a group of strangers who are watching you, and you know, you need their attention, and you have to make them stick for an hour or two. Like, it's a very loud sort of thing, theatre, and you know, you have to express emotions, your dialogues, you know, very precisely. So isn't it difficult? Yeah, maybe it's difficult. I don't, you know, I at least make it so I make sure every section is fun, and we are playing together. I don't imagine it as I'm standing on the stage and they can look at me. Like, no, I'm also honestly very curious about them. So you say something and you receive how they take it, and you continue, even though it's scripted. It's all about connection. Yeah, it's all about connection. I so agree with that. Okay, you have performed and collaborated across Europe, Asia, Australia. How do different cultures respond to your performances and the idea behind your performances? So, with Dream Girl, that is my solo show, my experience is that here, like in Pakistan, people who saw it connected it to, they put their own meaning into it, which I think is great. Everyone have responded in a very well way, I would say. So the show is a lot about what's happening in the world and how we are getting kind of fooled by the narrative of people. Like, some people are more trusted than others. I would say when I was in Australia, it was maybe more people as political active that connected to it. While the Americans thought I made a show about Trump. And here in Pakistan, it seemed like the audience really connected to it, because here there is a lot of, you know, judgment of each other. So they pick what connects with them. That's interesting that you perform what people can, you know, relate to that certain circumstances. So tell us about your solo performance, which we were talking about right before, the Dream Girl. The message, the idea, the thought process, what was behind that, and you know, how did it go? How did it go? So yes, Dream Girl is a show about trust and how we are treated differently based on how we look and where we are from. And originally I just made like a comedy show, a very grand, glamorous comedy show. And I premiered that, but I felt all I think about is the wars that is going on. And my Instagram is full of, you know, war, dead children, the hospitals getting bombed. So it was so big difference of what do I actually think about in my personal life and what do I make a show about. So then I ended up getting together with a friend of mine, Elf Lyons. She's a British stand-up comedian. And I said, I want to speak about, you know, how we are so scared of each other, or kind of fooled to be scared of each other. So then we started to work with my experiences. And when I was a teenager, I went to a camp with children from all over the world. And we did games and we lived together for a month. And the idea behind that camp is that if you have friends from all over the world, you don't kill them. So then I thought, I can make that with the audience. And we can become a camp, and we can get to know each other. And we can inspire the audience to dare speaking with each other. And maybe strangers doesn't become that scary after all. That's very inspiring. Okay, so Karen, your upcoming play, didn't know that about you, sounds very interesting. So tell us about this project and what inspired you. Yes, so I didn't know that about you, together with my fellow theater student actually from Malaysia. Her name is Bella Rahim. We studied in Paris 10 years ago. And we wanted to make something about power dynamics and how the power dynamic and the group
environment is controlled by certain people. So we started actually back in Paris 10 years ago trying to make something. And now we're here. So the show is, we are Greek gods inviting the audience to come to an epic house party run by the rules of the Greek gods. Oh, lovely, lovely. So, how do you see the future of, you know, socially conscious theatre in today's digital and, you know, we talk about fast-paced world. So, how do you see that? I hope people are making more things, you know, about what's going on in the world. And I would say I've seen also quite a bit of people doing it with comedy. That's also what I'm using. Like, there's so much comedy in the tragic. But it is a challenge because right now it's so much going on that we easily block off. But I think one of the most dangerous things is that if we become immune to what's going on in there, and we will all just, you know, put a, I don't know, like you are not seeing anything, and people with more power, more interest of, I don't know, having a war can do whatever they want because the public become immune. And that is really scary. So I hope the political awareness with theatre will continue. Political awareness with theatre will continue. So what advice would you give to the young artists who want to use art as a tool for a change, since you are doing it? I think it's important to understand what's important for you. So to write and to, you know, not make things because that's cool in the moment, but being like, okay, what do I actually care about? Last year I was here working with local students or actors in Karachi, and very quickly generational trauma and how the society accepts, you know, some work more than others, or some people more than, some profession more than others, became something they really cared about, and we made shows about this with a lot of comedy around generational trauma. Okay, so thank you very much, Karen. It was lovely having you on the show, and we are really looking forward to your second show, upcoming show in Karachi, which is going to be very interesting, I believe. And it was lovely talking to you. Thank you very much. कैरन हमारे साथ मौजूद थी जी। कराची में इस वक्त जो थिएटर जारी है इंटरनेशनल, उसमें परफॉर्म भी करी है इन्होंने। अपना जो पहला शो है ड्रीम गर्ल, उसके हवाले से भी कहा, एंड शी इज़ यूजिंग थिएटर एज अ मीडियम टू क्रिएट अवेयरनेस, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उनके मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त जो हो रहा है ना, हम सब समहाउ कहीं ना कहीं इम्यून हो रहे हैं उस चीज़ के, एंड दैट्स वेरी स्केरी। और आर्टिस्ट हो, थिएटर हो या कोई भी मीडियम हो, इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। सो आई बिलीव कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं और दुनिया भर में जो हो रहा है उसको समहाउ हाईलाइट करें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। एक और आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे जी। मिनिएचर पेंटिंग ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म है। साउथ एशिया के अंदर अगर आप बात की जाए तो क्लासिक फ़न के तौर पे आज भी जानी जाती है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि बहुत सारे यंग आर्टिस्ट इसको अभी भी ज़िंदा रखे हुए हैं। इस आर्ट के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग काम भी कर रहे हैं और इसे जदीद और एक कहले इंटरनेशनल अंदाज में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। ख़वातीन जो आर्टिस्ट हैं इस हवाले से उनकी कंट्रीब्यूशन भी किसी से कम नहीं है। और आज जो हमारे पास आर्टिस्ट मौजूद हैं ये भी मिनिएचर पेंटिंग में महारत रखती हैं। और इसके साथ साथ अगर सबा नौशीन के हवाले से बात करें तो मिनिएचर जो टेक्निक्स हैं इनको ये जदीद इश्यूज़ के साथ कनेक्ट करके समहाउ अपने जो आर्ट लविंग लोग हैं उनके लिए प्रेजेंट करती हैं, जिसमें आपको समहाउ आइडेंटिटी हो, कल्चर हो, इंसानी एक्सपीरियंसेस हों, उसकी भी अक्कासी होती है। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप आई। अब टेल अस अबाउट योर आर्ट फॉर्म। बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर भी और बहुत सारे आई बिलीव नहीं भी होंगे। ये जर्नी आपका कैसे स्टार्ट हुआ?
मेरी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई, जैसे बचपन में सबको शौक़ होता है, लेकिन मुझे बचपन से ही शौक़ था और मामा को खाला को क्राफ्ट का काम करते देखना, जैसे मुकरामा बनाते थे और ये ग्लास पेंटिंग का काम, उनको देख कर मुझे इंटरेस्ट डेवलप होता गया। फिर जब मैं कॉलेज लाइफ में गई हूँ तो ज़्यादा मैंने इसमें इंटरेस्ट काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती गई मेरा इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप होता गया और फिर बीएस में फिर मैंने एज एन विजुअल आर्टिस्ट अप्लाई किया, तो उस पर मुझे ज़्यादा काम करने को मिला, मुझे ज़्यादा एक्सप्लोजन मिला वहाँ पर और फिर मैंने इसमें मिनिएचर मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया और इस तरह से मैंने अपना अब मैं रिसेंटली एमफिल कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से ओके विजुअल आर्ट्स में। ज़बरदस्त। तो अच्छा, आप सबा मुझे ये बताएं कि मिनिएचर पेंटिंग, इसकी टेक्निक्स और इसका जो काम है या इसकी जो हिस्ट्री है, आप उसमें कैसे एक मॉडर्न इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट लेकर आती हैं अपने आर्ट पीसेस में? मेरा जो रिसेंट काम है अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ रिक्रिएशन थ्रू डिजिटल आर्ट। तो अब मेरा ये काम है कि मैंने अपने जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको मैंने इमर्ज किया है डिजिटल गेम्स के साथ। ओके। तो ऐसे जैसे मुग़ल एरा है उनका ट्रेडिशनल आर्ट है और उसको मैंने मर्ज कर दिया है डिजिटल गेम्स के साथ, जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल बताएं। हाँ, जिस तरह से इवॉल्व होता जा रहा है काम, वैसे ही मैं उसको चेंज कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो कैसा एक्सपीरियंस है? बिकॉज ऑब्वियसली एक ट्रेडिशनल आर्ट को मॉडर्न आर्ट के साथ या गेम्स के साथ या डिजिटल चीज़ों के साथ मर्ज करना, इट्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। इंटरेस्टिंग भी है और चैलेंजिंग भी है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है कभी कभी कि अब मैं ये गेम यूज़ कर रही हूँ तो अब उसके अंदर मैं क्या चेंज करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट मुश्किल लगता है काम करना। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अभी कभी आप स्टक हो जाते हो कि यार ये यहाँ पे आप स्टक हो गए, अब आगे क्या करोगे। बिल्कुल ठीक है। सो आपके कुछ आर्ट पीसेस हमारी टीवी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। मिनिएचर इज़ समथिंग जो कि बहुत बारीकी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज आप तो पेंटिंग कर रहे हो जो वैसे भी मिनिएचर आर्ट करते हैं, और इवन हम जब सोशल मीडिया के भी मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे होते हैं, इसमें टेक्निक, पेशेंस और बहुत बारीकी का काम है। जी, सबसे पहले तो इसमें काम करते करते आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि कभी कभी आप बर्दाश्त करते करते आपको सांस भी रोकना पड़ता है कि अगर आप डॉट लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा सांस रोक लें, उसके बाद काम स्टार्ट करें। ओह अच्छा, क्योंकि डिटेलिंग वर्क बहुत ज़्यादा आता है इसमें। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक आप किस तरह के आर्ट पीसेस बना चुकी हैं पेंटिंग रिलेटेड? मैं अभी तक तो मैं लैंडस्केप में ही ज़्यादातर काम कर रही हूँ और वैसे मैं पोर्ट्रेट्स भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर काम मेरा लैंडस्केप में जा रहा है। ठीक है। तो अभी आपने इसको कमर्शियली या एग्जीबिशंस भी किए हैं? जी, एग्जीबिशंस भी किए हैं, मैं कमीशन वर्क भी कर लेती हूँ। कहाँ पे एग्जीबिशंस किया? एग्जीबिशंस मैंने लाहौर में किया और इंटरनेशनल लेवल पर भी किया। ठीक है। और उसके अलावा मैंने दुबई में किया और लाहौर में काफ़ी सारी गैलरीज़ में किया है, इजाज़ आर्ट गैलरी किया है, ऑस्टर किया है। ओके। और काफ़ी गैलरीज़ में किया है, सन्नत किया है कराची में। ओके। तो मुझे ये बताएं कि अपने इसको, जाहिर है आप विजुअल आर्ट की भी आप एजुकेशन ले रही हैं, लेकिन अपनी आर्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपने क्या सोचा, आगे क्या क्या प्लान्स हैं आपके, कि आपने किस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है? ज़्यादातर इंटरेस्ट तो मेरा मिनिएचर में ही है। मिनिएचर में है या फिर ऑयल पेंटिंग में भी जा सकती हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ मैं अपने काम को डिजिटल वे में भी लेकर जाऊँ, क्योंकि आजकल जो चल रहा है सब कुछ ज़्यादातर डिजिटल में ही जा रहा है, तो अपने काम को मर्ज करूँगी स्लोली। अच्छा, तो आपका काम है, लोग कहाँ पे देख सकते हैं? हाँ, मेरा काम मेरे इंस्टा अकाउंट पर भी है। उसका नाम क्या है, हैंडल क्या है? सबा 897। ठीक है। और सबा, एनीथिंग यू वांट टू से जो यंग आर्टिस्ट इस वक्त आपको देख रहे हैं? थोड़ा सा ही कहूँगी कि अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि आप आगे जाते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सबा, बहुत शुक्रिया। सबा नौशीन हमारे साथ मौजूद थी जी, आर्टिस्ट है और अपने काम के हवाले से बता रही थी, मिनिएचर पेंटिंग करती है। इनका काम आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह पे भी देख सकते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, वैसे मुझे बात करते हुए थोड़ी एम्बैरेसमेंट और शर्म आ रही है, क्योंकि मैं खुद काम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आप सबको कहूँगी कि आप ये करें।
और आज जो हमारी गेस्ट है वो भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेंगे। जी, ब्रेकफास्ट नाश्ता जिनका सबसे अहम मील होता है, जिसका मतलब ये होता है कि समहाउ आपने रोज़ा तोड़ना है। 6 से 8 घंटे आप नींद के बाद जब उठते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर समहाउ एनर्जी की कमी होती है, और फिर नाश्ता वो आपको समहाउ एक फ्यूल प्रोवाइड करता है जो आपकी दिमाग हो, जिस्म हो, उसको सुबह सवेरे थोड़ा एक्टिव करता है। एक बैलेंस्ड नाश्ता जो है आपकी ना सिर्फ एनर्जी को बहाल करता है, आपकी ग़िज़ाई अज्जा को मुहैया करता है, बल्कि आपकी मेमोरी हो, मूड हो, उसको बेहतर करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन बहुत सारे लोग मसरूफ़ ज़िंदगी हो, देर से जागना हो, भूख ना लगना हो, इसकी वजह से नाश्ता छोड़ देते हैं। क्या ये आदत ठीक है या नहीं? और फिर बाद में पूरा दिन आप लेथार्जिक होते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा होता, आप प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते, और फिर नाश्ते में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अमारा अतर है, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत मैं से? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप आई और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज आप हमें बताने वाली हैं। ज़रा हमें ब्रेकफास्ट की इम्पोर्टेंस के हवाले से बताएं। जैसा कि आपने कहा कि ब्रेकफास्ट लिटरली मींस ब्रेकिंग द फास्ट, ये रोज़ा तोड़ने का नाम है। 6 से 8 घंटे की नींद के बाद जब हम लोग उठते हैं तो हमारी बॉडी को एक फ्यूल चाहिए होता है। हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हुआ होता है। ब्लड शुगर लेवल अगर लो होगा, उससे हमारी मसल्स जो है वो सही काम नहीं करेंगी, हमारी बॉडी दिन के सारे फंक्शंस कैरी आउट करने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो जो ब्रेकफास्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ वो जो है वो फ्यूल, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करने के लिए। इससे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डेली के काम करने के लिए वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम नहीं लेंगे ब्रेकफास्ट तो फिर हमारी पुअर कंसंट्रेशन होगी, हमें ब्रेन फॉग होगी, हमें डिसीजन मेकिंग में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और भी हम अपने डेली के जो काम काज हैं उनमें हमें जो है मुश्किलात होंगी, हम सही से नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दिन का। एक अच्छा ब्रेकफास्ट, एक बैलेंस डाइट सुबह के टाइम पे लेना, जिसमें आपका फाइबर भी हो, आपकी प्रोटीन्स भी हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर, हमारा इशू ये है कि बहुत सारे लोगों नाश्ता करते हैं, लेकिन ये नहीं पता, ये जो अभी आप ऑप्शंस बता रही हैं कि हेल्दी ऑप्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, कि जिसमें फाइबर भी हो, कार्ब्स भी हो। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की जो प्लेट है, आप अगर हमें बता सकें कि क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। उसमें आपका थोड़ा पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एग। आप उसमें ले सकते हैं एग, आप बॉइल्ड लें, वेजिटेबल ऑमलेट लें, प्लेन ऑमलेट लें, उसमें आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो भी प्रोटीन का सोर्स होती है। फिर आपकी ब्रेड होती है। अब ब्रेड जो है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वाइट ब्रेड लें, आप उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए, जैसे ब्राउन ब्रेड हो गई, या होल व्हीट ब्रेड हो गई, या मल्टीग्रेन सीड ब्रेड हो गई, तो वो आप ले सकते हैं। योगर्ट ऐड करें, इट्स अ वेरी गुड हेल्दी फैट ऑप्शन, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा नट्स, सीड्स आप ऐड कर सकते हैं। नॉट लाइक कि आप ये सारा कुछ लें, पर अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ये, जैसे आप ब्रेड टोस्ट ले रहे हैं और एग ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें साथ एक छोटा सा फ्रूट ले लें, नहीं तो डेट्स ले लें, साथ दूध का ग्लास ले लें, या जो भी आप ऑरेंज जूस लेना चाहते हैं, जो भी इस फॉर्म में आप लें। सो लाइक प्रोटीन, फैट्स, हेल्दी फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये आपकी डाइट का हिस्सा होने चाहिए। ऑल्सो फाइबर, बिकॉज फाइबर हमें अपना पेट साफ करने में भी हेल्प आउट करता है, और जिन लोगों को ऑब्वियसली गट हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइबर की सोर्सेज ओट मील या जौ, बार्ले, किसी भी चीज़ का दलिया जो है वो आप ले सकते हैं अपनी डाइट में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो लोग नाश्ता करते हैं और जो नहीं करते, जो लोग कर रहे होते हैं उनके पास हेल्दी ऑप्शन जैसे अभी आप बता रही हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह बहुत हेल्दी खाना खाने की भी आदत है, तो वो हलवा पूड़ियाँ और नान और पता नहीं किस किस शक्ल में खा रहे होते हैं। दैट्स समहाउ मुझे लगता है कि वो आपको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ही पहुंचा रहे होते हैं। इनसे के लिए बहुत सारे लोग नाश्ता नहीं करते, वो कहते हैं जी सुबह उठ गए, हमारा दिल नहीं कर रहा, हम लेट उठे हैं, अब हम डायरेक्टली लंच करेंगे। ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है? अच्छा, पहले हम पहली बात की तरफ आते हैं कि जो लोग बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब देखें, जो ब्रेकफास्ट इज़ लाइक फ्यूल जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। अगर गाड़ी में गंदा पेट्रोल डल जाएगा तो गाड़ी मसला करेगी। इसी तरह अगर आप बहुत ग्रीसी चीज़ें और बहुत इस तरह की तली हुई चीज़ें अपने आप को अर्ली ऑन सुबह में दे देंगे, आपकी बॉडी को ना सुबह सुबह एक स्टेडी सोर्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए होती है, ना कि इतनी ज़्यादा सोर्स आप उसको दे दें। सो स्टेडी सोर्स इसलिए चाहिए होती है ताकि वो अपनी ऑप्टिमल एनर्जी, वो अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेंथ पे बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अपने काम कर सके। ये नहीं कि बॉडी को जब आप पूड़ी, हलवा या पराठा, अब पराठा इज़ नॉट बैड,
दैट आप छोटे साइज़ का देसी घी में या ऑलिव ऑयल में पका हुआ पराठा खा सकते हैं, नॉट एवरी डे, ऑन ऑल्टरनेट डेज और मे बी ऑन संडे, पर आप जो है रोज़ रोज़ नहीं। अब जब आप अपनी बॉडी को एकदम से इतना ज़्यादा उसको दे देते हैं, आप उसको बहुत ओवरवर्क कर देते हैं, तो जो एनर्जी उसने सारे दिन में आहिस्ता आहिस्ता करके यूज़ करनी थी वो एकदम से यूज़ कर लेती है। फिर आपने देखा होगा कि जो लोग एकदम से बहुत हेवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उनको नींद आ जाती है, वो सुस्त हो जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि उनकी बॉडी, उनका मेटाबॉलिज्म एकदम से इतना फास्ट हो जाते हैं और सारी उनकी एनर्जी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी वजह से उनको जो है फिर मसला होता है और उनकी बॉडी स्लो डाउन, लेथार्जिक और इस तरह से हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना अपने आप को एक हेल्दी लाइट ब्रेकफास्ट दें सुबह के टाइम पे, एक स्मॉल ब्रेकफास्ट लें ताकि जो है आपकी बॉडी ऑप्टिमल रेट पे काम करती रहे। बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली आपने कहा कि जो लोग नाश्ता नहीं करते, सो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑब्वियसली आई रिकमेंड कि हर किसी को नाश्ता करना चाहिए, चाहे वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक। अब जो लोग नहीं करते उनको टू स्टार्ट विद आई से कि आप लिक्विड्स या सेमी सॉलिड से स्टार्ट करें, जैसे शेक हो गया, योगर्ट पाफेट हो गया, इस चीज़ों से, या इवन अ फ्रूट एंड अ कप ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फाइन। आप इससे शुरू करें, स्मूदी बना लें अपने लिए या चिया सीड की पुडिंग, कुछ भी, एंड देन इवेंचुअली जब आपकी हैबिट बन जाए तो आप अपनी रूटीन में इसको इनकलकेट करें। इस तरह के सुबह आपने विद इन एन आवर ऑफ वेकिंग अप आपने ब्रेकफास्ट करना है। आपने देखा होगा जिन लोगों को ब्रेकफास्ट करने की आदत होती है, जब उनको नहीं मिलता उनका मूड ख़राब हो जाता है, बिकॉज हमारे जो मूड हार्मोन्स होते हैं, एक सेरोटोनिन और एक डोपामीन, ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ग्लूकोज के साथ। तो जब ब्रेन को ग्लूकोज मिलती है तो हमारे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब उसको नहीं मिलेगी तो फिर हमें उस तरह का ना तो हमारा मूड होगा, हम क्रैंकी होंगे, हम जो है अपना गुस्सा निकालेंगे और हम इस तरह की हरकतें करेंगे। सो या ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ ब्रेकफास्ट पे डिपेंड करता है। ब्रेकफास्ट पे डिपेंड करता है। और अभी आपने जो बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्लो हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैवी ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद सोच रहे होते हैं कि हमने क्या किया। इवन संडेज़ को आई डू समथिंग लाइक दैट, और फिर मुझे होता है कि पूरा दिन ज़ाया हो गया, आई कांट फंक्शन। ये जो आपने कहा कि जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, बहुत सारे लोगों को मैंने, डॉक्टर हमारा ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं सुबह। आई एम वन ऑफ देम कि मुझे होता है कि सुबह चाय मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि जी हम सुबह जल्दी उठ गए, सुबह सुबह हमें भूख नहीं लगती। सो व्हाट्स द आइडियल टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट, ताकि आपके लंच और ब्रेकफास्ट में एक गैप हो प्रॉपर? सो अर्ली राइजर्स के लिए तो ऑब्वियसली विद इन एन आवर ऑफ वेकिंग अप, आप बेशक 6 AM पे उठ रहे हैं, बेशक आप 8 AM पे उठ रहे हैं, बेशक आप 10 AM पे उठ रहे हैं, कोशिश करें 10 बजे से पहले पहले आपका नाश्ता हो जाए तो इट्स वेल एंड गुड। क्योंकि फिर 2 o'clock या 1:30 आपको अपना लंच लेना है, तो उसके बीच में एक गुड 4 hour विंडो होनी चाहिए। ऑल्सो बीच में आपने एक छोटा सा स्नैक भी लेना होता है। सो आई से कि विद इन एन आवर ऑफ वेकिंग अप आप अपना ब्रेकफास्ट लें। एंड द अदर क्वेश्चन वाज, सॉरी अदर क्वेश्चन वाज, यही मेरा सवाल था कि नॉर्मली बहुत सारे लोग को भूख नहीं लग रही होती है। वो कहते हैं हम जल्दी उठ गए और हम वी डोंट फील लाइक ईटिंग समथिंग, और हम चाय कॉफ़ी पे गुजारा कर लेते हैं और फिर हम डायरेक्टली लंच करेंगे। सो इसके लिए ना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि शायद आपने प्रॉबेबली डिनर बहुत ज़्यादा कर लिया, बहुत हैवी कर लिया या बहुत लेट किया है। अब हमारा डिनर का टाइम, बेस्ट टाइम होता है 7 to 8 PM। 8 PM से पहले पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। इफ़ यू डू दैट तो फिर आपको डेफिनेटली सुबह भूख लगेगी। तो आपका डिनर टाइम, अगर आपने 10 बजे पिज़्ज़ा खाया या 12 बजे कोई जंक खाया, कोई स्नैकिंग किया है, तो फिर तो आपको भूख नहीं लगेगी सुबह। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक तो अपना डिनर टाइम प्रॉपर रखें। दूसरा, अर्ली मॉर्निंग में वही बात है कि ठीक है, इफ़ योर बॉडी रिक्वायर्स चाय या कॉफ़ी और आपको वो सही भी रहती है, आपको नहीं हर्डल करती है, आपको एक्टिव ही बल्कि चाय और कॉफ़ी करती है, इट्स फाइन। बट आई वुड से कि आई वुड रिकमेंड कि कोई छोटा फ्रूट या कोई चीज़, कोई डेट या कोई बॉइल्ड एग, बेशक एग वाइट ही ले लें, खाली थोड़ी सी चीज़ पहले ज़रूर लें बिफोर आप इतना जो है कॉफ़ी या चाय टाइप कोई चीज़ जो है डायरेक्ट सुबह एम्प्टी स्टमक ले लें। बिकॉज जब आप सो के उठते हैं ऑलरेडी आपके स्टमक में थोड़ी एसिडिटी हुई होती है। सो यू डोंट वांट कि आप उसमें कोई ऐसी चीज़ डालो ऊपर से कि आपको एसिड रिफ्लक्स हो, ब्लोटिंग हो, इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो। तो थोड़ी बहुत कोई चीज़, बेशक आप 2 चम्मच में आप साइलियम हस्क जो होती है, इसबगोल जिसको कहते हैं, या फिर आप चिया सीड्स ही जो है वो 2 tablespoon ऑफ योगर्ट में आप ले लें, एंड देन उसके बाद आप अपने जो आपका रोज़मर्रा का है आप उसको कंटिन्यू करें। हाँ, What are the healthy option for kids? Because बच्चों को नाश्ता कराना इट्स हेल ऑफ अ टास्क आई थिंक पेरेंट्स के लिए, बिकॉज लंच बॉक्स में एक अलग वेराइटी चाहिए, घर से वो जा रहे हैं उनको डिफरेंट चीज़ चाहिए। सो व्हाट पेरेंट्स शुड डू टू हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर देयर किड्स?
पहले तो हमने ब्रेकफास्ट को इतना स्टिग्मा सा बनाया हुआ है ना बच्चों के लिए कि जी ये करना है और ज़बरदस्ती करना है, और बच्चे उससे और ज़्यादा रिपेल होते हैं, या उनके आगे दूध रख देंगे तो वो उससे ज़्यादा रिपेल होते हैं और कहते हैं हमने नहीं करना, जिन बच्चों को दूध नहीं पसंद होता है। तो पहले तो हम बच्चों को ना साइकोलॉजिकली उनको बताएं कि बेटा ये ना ब्रेकफास्ट इज़ योर रीसेट बटन ऑफ द डे, और इस पे डिपेंड करता है हाउ हैप्पी एंड हाउ प्रोडक्टिव योर डे इज़ गोइंग टू बी। तो फर्स्टली आप उनको ये प्रॉपर गाइड करें, उसके उनका खुद दिल करेगा कि वो दे वांट टू हैव अ हैप्पी डे, सो वो ब्रेकफास्ट लेंगे। सेकेंडली, बच्चों को जो चीज़ पसंद है ना आप उनको वो देने की कोशिश करें। आई वुड से कि योगर्ट पाफेट बना दें उनको, योगर्ट में थोड़ा फ्रूट्स कट करके एंड उसको करके दे दें, नहीं तो स्मूदी बना दें, कोई बनाना शेक दे दें। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी के इतना खाना है, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फूड। कुछ नहीं खा रहा उसमें आप आलमंड्स या डेट्स डाल दें, कोई ऐसी न्यूट्रिशियस चीज़ डाल दें उसके अंदर जो बच्चे खा लें। इफ़ नॉट दैट तो आप उनको जैसे चीला होता है, चीला इज़ बेसिकली अ सेवरी पैनकेक बना होता है बेसन के साथ, तो वो आप उनको क्योंकि सुबह शायद मीठे का दिल भी नहीं करता हो किसी बच्चे का, तो वो आप उनको वो दे सकते हैं, वरना अगर मीठे का दिल करता है तो पैनकेक्स दे सकते हैं। इस तरह की होममेड अच्छी मज़ेदार किस्म की चीज़ें आप उनको दें कि उनका एक्चुअली दिल करे ब्रेकफास्ट करने का। बिल्कुल। अच्छा, कुछ बच्चे लंच बॉक्स के अंदर भी जब लेके जाते हैं तो पेरेंट्स अगर कोई ऐसी चीज़ देते हैं तो क्योंकि अब स्कूल्स के अंदर भी एक बहुत कंपटीशन है कि जंक आ रहा है, कोई फ्रोज़न चीज़ें आ रही हैं, सो व्हाट आर द हेल्दी ऑप्शंस फॉर किड्स कि अगर आपने उनको चीज़ें देनी भी हैं क्या हम सिर्फ होममेड दें या नहीं, अगर बाहर से दे भी रहे हैं सो कोई ऐसा प्रोसेस हो जिससे वो उसको आप हेल्दी बना सकें? आई वुड रियली से कि अब तो इतनी यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, इतना हमारे पास इतना सोर्स है कंटेंट का कि आप कहीं से भी रेसिपीज़ ले सकते हैं, कुछ भी आप आप ऑन अ वन फाइन वीकेंड आप जो है बल्क में कुछ ना कुछ बना लें कि प्रोसेस्ड फूड थोड़ा अवॉइड करें और घर में चीज़ें बनाएं। बेशक वो हैश ब्राउन से लेके नगेट्स तक, क्रिस्पी चिकन तक सब कुछ घर पे बन सकता है, तो आप उसको बनाएं, साथ फ्रूट ऐड करें। बच्चे के लंच में ना आप सेक्शंस करें कि आप एक प्रोटीन का सोर्स कर दें, फिर एक उसको जो है फ्रूट का कोई अच्छा गुड सोर्स सीजनल फ्रूट का दें, साथ में कोई थोड़े से नट्स हो उसके लंच बॉक्स में, कोई रैप बना दें बच्चे को, जैसे अगर आप टोटियाज बाहर से ले भी आते हैं तो आप उसकी फिलिंग घर में कर लें। चीज़, पीनट बटर, इतना कुछ मार्केट में अवेलेबल है, जो आपके बच्चे को पसंद है आप उसको दें। लेकिन ये नहीं कि एक ही चीज़ जो है वो रोज़ जारी है या एक ही चीज़ जो है वो एक ही चीज़ क्वांटिटी में है। डिफरेंट चीज़ें, कलरफुल सा एक फ्रूटफुल सा लंच बॉक्स होना चाहिए जो बच्चे का देख के दिल करे कि मैं इसको खाऊं। बिल्कुल। थोड़ा सा इवन इफ यू वांट टू ऐड सम जंक इनटू इट, प्लीज डू। मतलब इतना भी हेल्दी नहीं कि बच्चा थोड़ा सा बाहर से खाए तो उसकी इम्यूनिटी खराब होने लग जाए, तो आप उसको अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग दें। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग आप कुछ कहना चाहें पेरेंट्स को, फॉर पीपल लाइक मी जो नाश्ता नहीं करते मैं तो सुन रही हूँ, एंड बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए अपनी हैबिट्स को चेंज करना, बट हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट? एनीथिंग यू वांट? इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप अच्छा खाएं, आपकी स्लीप, आपका पूरा दिन इस पे डिपेंड करता है, और आप टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज इफ़ यू वांट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हु एल्स विल? सो या दिस इज़ अ मैसेज आई वुड लाइक टू गिव एवरीबडी कि अपना ब्रेकफास्ट और अपनी ईटिंग हैबिट्स को बहुत अच्छा रखने की कोशिश करें। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमारा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। डॉक्टर अमारा अतर हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट, और नाश्ते की इंपॉर्टेंस के हवाले से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हेल्दी ऑप्शंस भी हमें बताए हैं कि क्या क्या आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, ख़ुद खा सकते हैं, और आपकी ब्रेकफास्ट की जो प्लेट है उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पटियाला रिजॉर्ट में तामीर किया गया पंजाब का पहला ट्री हाउस सियाहत की दुनिया में एक नया इजाफा है। ट्री हाउस के साथ साथ जदीद तर्ज के कैंपिंग हाउसेज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। इस तरह के 4 ट्री हाउस यहाँ पटियाला टॉप पे बना रहे हैं, और जो कि रूफ टॉप ऑफ द पंजाब है। तो ये इंशाल्लाह ताला टूरिज़्म में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, जिससे हमारी यूथ ख़ास तौर पे बहुत हमंग होगी और खुश होगी, और बाहर से जो सयाह आते हैं वो अब इन मकामात का रुख करेंगे जहाँ पे ये खूबसूरत ट्री हाउस होंगे। पटियाला में तामीर होने वाला ये ट्री हाउस सयाहों के लिए एक नया और दिलकश तजुर्बा है, जो न सिर्फ मरी की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है बल्कि माहौल दोस्त सयाहत के एक नए दौर की शुरुआत भी है। कैमरा टीम के साथ तुफैल अब्बासी, पब्लिक न्यूज़, मरी। जी जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल, लेकिन जाते जाते हम आपको लिया लिए चलेंगे जहां दीनपुर गवर्नमेंट जो बॉयज़ हाई स्कूल है उसकी इमारत को ट्रेन की बोगियों में तब्दील कर दिया गया है, और इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हसन खालिद की आप ये रिपोर्ट देखें। मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।